जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी फॉर डिफेंस एग्ज़ाम। तो हम प्रैक्टिस सेट 7 पे आ गए हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 7 होगा इंग्लिश ग्रामर का। और जैसा कि मैंने बताया था कि आपकी 2 क्लासेस इंग्लिश मतलब एक क्लास जीएस एंड जीके की रहेगी, एक क्लास इंग्लिश एंड ग्रामर की रहेंगी। तो जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट करा है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन का जो प्रेस होता है, जो ऑल का नोटिफिकेशन होता है, ऑल का ऐसा ऐसा बना रहेगा, उसके बाद ऐसा ऐसा रहेगा, उसको आप प्रेस करेंगे। ओके, तो हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, सबसे पहले एक कोट की बात हम कर लेते हैं। तो कोट में कह रहा है कि कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल जो होती है वहाँ पर जल्दी पहुँच जाते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। क्योंकि जब आपको परेशानियाँ होंगी, जब आपके पास जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जब आपके पास आएंगी, तभी आपके जो स्टडी होती है पढ़ने की या कोई भी वर्क करने की, वो आपका रफ्तार जो होगा स्पीड हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा ये टीचिंग प्लान है जो मैंने बताया था आपको। पहले वाले सेशन में भी बताया था, जीएस वाले जी के मॉर्निंग वाले में बताया था, यहाँ पे आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ एक बार। मॉर्निंग में आपकी वोकेबलरी क्लास चलेगी और दोपहर में और शाम को। आज दोपहर में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो इसीलिए टेक्निकल इशू मतलब डाटा का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, तो इसीलिए मैंने शाम को कर दिया इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। और मैथ और फिजिक्स का जो प्रैक्टिस सेट होता है वो आज थोड़ा आपका नहीं हो पाएगा, कल से मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। ओके, और संडे स्पेशल में आपका रहेगा ये। ओके, तो फर्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को डील करेंगे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को पहचानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि बी फॉर्म जो होती है, बी के फॉर्म के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अच्छा, बी का फॉर्म कौन कौन सा होता है, तो अगर प्रेजेंट में बात करें तो इज़ एम आर होता है, इज़ एम आर। और पास्ट की बात करें तो वॉज वर होता है, वॉज वर। एंड अगर बीन, बी की जो फॉर्म स्पेशली होती है वो क्या होता है, बीन एक होता है, ये परफेक्ट में जाता है। और बीइंग क्या आता है, ये कंटिन्यूअस में आता है, बीइंग। इस इन सब के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सेंटेंस में कहीं भी कहीं पर भी, अगर ये इनके बाद बी के फॉर्म मतलब शुरू में भी कहीं मिल जाए, अगर बीच में भी मिल जाए और लास्ट में भी अगर मिल जाए बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम उसे पैसिव वॉइस मानेंगे। ओके, तो नाउ हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है कि राजेश कुड नॉट कंप्लीट हिज पेपर बिकॉज ही हैड अ हेडेक। तो सबसे पहले हम जाते हैं वर्ब के पास। वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, और जैसा कि मॉडल के बाद सबको पता है कि मॉडल अपना बेस फॉर्म लेता है। तो मॉडल का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मॉडल के बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मतलब मॉडल में बी ही आता है। ओके, तो बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आप चेक कर सकते हैं किस किस फॉर्म में है। यहाँ पे वुड लगा दिया, पहले इसी को कट करो, मतलब कुड ही रहना चाहिए। अच्छा, कुड नॉट बी कम्प्लीटेड, कुड नॉट बी कम्प्लीटेड, कुड नॉट बी कम्प्लीटेड यहाँ पर है। अब हम अपने सेंटेंस में चलेंगे कैसे होता है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है उसे हम सब्जेक्ट पे बनाते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट हम जब बनाएंगे तो द पेपर, मतलब यहाँ जो पेपर है वही हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो द पेपर ऑफ राजेश, मतलब जो ये राजेश का पेपर था, द पेपर ऑफ राजेश करेंगे। और यहाँ पे द पेपर केवल किया, यहाँ राजेश पेपर कर दिया है। चलिए आगे हम देखते हैं क्या है। तो कुड नॉट बी कम्प्लीटेड, और यहाँ पे कुड नॉट बी कम्प्लीटेड, ये भी सही है, कुड नॉट बी कम्प्लीटेड। ओके, उसके बाद क्या होगा कि बिकॉज तो है नहीं, बिकॉज यहाँ पे दिया गया है, लेकिन आपको क्या करना है कि जो एक सेंटेंस यहाँ पे बचा है, मतलब जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद कंजक्शन का प्रयोग होगा। तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट था उसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसमें हिम दे दिया और यहाँ पे राजेश दिया है, तो राजेश होगा। तो राजेश वाला ऑप्शन केवल एक ही है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नो नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा दैट टू मेनी कुक्स स्पॉयल द ब्रूश इट इज़ नोन टू ऑल। तो बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये सेंटेंस पूरा पैसिव वॉइस है, पैसिव में है। इसे हम एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस बनाया किसका गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हम इस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो मतलब आपका क्या रहना चाहिए, प्रेजेंट में रहना चाहिए। अब वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, अगर सब्जेक्ट प्लेरल होगा तो नो नहीं रहेगा, नो रहेगा, और अगर सिंगुलर होगा तो यस या यस लगता है। ओके, तो हम सेंटेंस पे जब जाते हैं तो ऑल नोन सब जगह दिख रहा है, ऑल दिख रहा है, मतलब ऑल सब्जेक्ट है। ऑल के बाद क्या मतलब वर्ब क्या लेंगे, मतलब नो लेंगे, उसमें ऐसे आई एस नहीं लेंगे क्योंकि ऑल प्लूरल है। तो यहाँ पे नोज कर दिया, न्यू यहाँ पे कर दिया, पास्ट में तो जाए नहीं, प्रेजेंट में जाएगा। अच्छा, ऑल नोन दो में किया, उसके बाद दैट किया, उसके बाद द और टू कर दिया है। तो जैसा कि पता है यहाँ पे टू दिया गया था, द पे कहीं था नहीं, तो द यहाँ पे नहीं होगा। तो टू मैनी हो जाएगा। उसके बाद कुक्स, मतलब जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाया, फिर कुक्स स्पॉइल द ब्रूथ। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट वन हो जाएगा। ओके,
और नेक्स्ट पे चलते हैं, इट इज़ टाइम टू वाटर द प्लांट्स। अच्छा, जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्या लगाया जाता है, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, ये आप याद करेंगे। इम्परेटिव में टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम का ही सेंटेंस शुरुआत होता है, उसके बाद फॉर कंजक्शन लगाए। ये कोई स्पेशल केस है, ये ऐसे नहीं है, ये स्पेशल एक केस माना जाता है। तो स्पेशल के लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ ये कैसे हल होता है। अगर आपको सेंटेंस में इट इज़ टाइम मिल जाए तो क्या करेंगे, इट इज़ टाइम को वैसे ही लिखेंगे, उसके बाद फॉर प्लस फॉर लगाएंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसे सब्जेक्ट बनाएंगे। मतलब इतना तो आपको करना ही है। उसके बाद एडिशनल में ये रहेगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, मतलब अब यहाँ से आपका रियल में पैसिव शुरू होता है, ये तो आपको बस जोड़ना रहता है। ओके, तो द प्लांट्स टू, उसके बाद मैंने बताया कि इम्परेटिव सेंटेंस होता है टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, द जज ऑर्डर द मर्डरर टू बी हैंग। तो जैसा कि मैंने बताया कि मॉडल के बाद आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे टू बी हैंग किया है और यहाँ पे ऑर्डर दिया है। तो पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस में जो होता है, अगर पास्ट का हो तो वॉज या वर्ब के, वॉज या वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये डिपेंड करेगा जो आपका नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग वॉज या वर आता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं नाउन पे, हमारा द मर्डरर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा द मर्डरर है तो हमें उसे सब्जेक्ट बनाना है। तो द मर्डरर दो ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब बी और सी में, ए और डी, तो ए और सी कट के बी और डी में दिख रहा है। द मर्डरर वॉज ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा, वहाँ यहाँ पे क्या किया है, वॉज टू बी चेंज, क्योंकि ये अगला सेंटेंस है, ये सेंटेंस इससे मैटर नहीं करेगा। वॉज ऑर्डर बाय द जज टू बी हैंग, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड, नेक्स्ट हमारा क्या है, एरर। तो फर्स्ट एरर क्या है वो हम देख लेते हैं, एक सेकेंड। फर्स्ट एरर है, आई मीन टू रिपेयर द रेडियो बट हैडंट टाइम टू डू इट टुडे। तो सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि जब हमने सेंटेंस को पूरा पढ़ा तो आई मेंट भी सही है, और यहाँ पे बट हैडंट का भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो ये सेंटेंस क्या है, नो एरर है। ओके, द नेक्स्ट पे चलते हैं, द हैवी वेट फाइटर वॉज नॉकिंग आउट इन वन पंच। तो नॉकिंग आउट नहीं होता है, अगर हमें पास्ट में ले जाना है तो नॉकड आउट होता है। नॉकड आउट आप देखेंगे तो कभी भी क्या होता है, नॉकड आउट। ओके, नॉकड आउट होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा का, मतलब रॉन्ग इसमें कौन सा हो जाएगा, नॉकिंग आउट नहीं होता, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, अंटिल यू आर इन द हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ थिंग्स यू कैन नॉट इंश्योर योर सेल्फ ऑफ अ गुड फ्यूचर। तो जब हमने सेंटेंस पढ़ा, अच्छा अनटिल कब आता है, जब टाइम का रिस्पेक्ट बात किया जाए, और अनलेस कब आता है, जब कंडीशन आती है। और अनलेस या अनलेस तो कंडीशन में, अनटिल टाइम, और यहाँ पे टाइम का रिस्पेक्ट कोई किया नहीं जाए, बशर्ते कि ये दोनों मतलब जो कंडीशनल सेंटेंस होता है दोनों में ये प्रयोग होते हैं, इसलिए यहाँ पे इफ़ का प्रयोग करेंगे, ना कि अनटिल का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। मतलब अनटिल गलत है तो सी आपका, सॉरी मतलब ये गलत, यहाँ पे अनटिल नहीं होना चाहिए, तो सी में अनटिल को हटाना है, यहाँ पे इफ़ करना है। ओके, सी इज़ द करेक्ट वन। वी रिसीव्ड मच हेल्प फ्रॉम द नेबर्स। तो जब हमने सेंटेंस को पढ़ा कि मच हेल्प फ्रॉम द नेबर्स, तो नेबर्स के लिए मच लगाया, मतलब यहाँ पे मच लगाया गया, तो सेंटेंस क्या है, नो एरर ये आपका है। ओके, और नेक्स्ट पे चलते हैं, थैंक्स टू एन इंसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम्स हैव बीन एबल टू रिज्यूम नॉर्मल लाइफ। अच्छा, जब हमने सेंटेंस को पढ़ा तो विक्टिम्स का क्या मतलब होता है, जो विक्टिम होते हैं। अच्छा, द विक्टिम्स यहाँ पे क्यों द विक्टिम्स करेंगे, एक्चुअली द विक्टिम्स का क्या मतलब, जैसे पीपल, जैसे मान लीजिए पीपल हो गया, और या कोई ऐसा वर्ड जो जब नाउन के द के बाद कोई प्लूरल नाउन का जो बोध होता है, इसे कहते हैं पूरे कम्युनिटी का बोध करता है वो। द के बाद जब हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, जो प्लूरल नाउन लगाते हैं, तो वो कम्युनिटी का बोध करता है, तो यहाँ पे द विक्टिम्स हो जाएगा। तो आपका मतलब ऑप्शन कौन सा रॉन्ग होगा, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है इडियम्स एंड फ्रेजेस। नेक्स्ट हमारा है इडियम्स एंड फ्रेजेस। फर्स्ट इडियम क्या है आपका, आर्म चेयर क्रिटिक। आर्म चेयर क्रिटिक का मतलब क्या होता है, मतलब जो बातें होती हैं व्यवहारिक ना होकर वो सैद्धांतिक सुझाव दें। तो समवन जो होते हैं, मतलब कोई भी आदमी, हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट प्रैक्टिस। तो आपका बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन हो जाएगा। ओके,
अच्छा, टेकिंग फ्रेंच लीव का मतलब होता है किसी को बिना बताए छुट्टी पे चले जाना। तो क्या हो जाएगा, लिविंग विदाउट इंटीमेशन, सॉरी लिविंग, इसमें क्या हो जाएगा, बीइंग अपसेंट विदाउट परमिशन, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। मतलब किसी को बिना परमिशन के ही आप अपसेंट हो जाएं, फ्रेंच लीव ले लें। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, अवॉइड बर्थ। अवॉइड बर्थ का मतलब क्या होता है कि मतलब जो होते हैं टू स्टे अवे फ्रॉम, मतलब किसी से दूर रहना, वाइड करते रहना, तो उसे क्या, अवॉइड करना एक प्रकार से कह सकते हैं आप, टू स्टे अवे फ्रॉम। अच्छा, चैप्टर एंड वर्स का क्या मतलब होता है, मतलब पूरा, मतलब होल, मतलब पूरे तरीके जो उसका डिटेल है उसको माइन्यूट, मतलब पूरे तरीके से बता देना, तो प्रोवाइडेड माइन्यूट डिटेल्स, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, फिदर इज़ नेस्ट। फिदर इज़ नेस्ट का मतलब क्या होता है, नेस्ट मतलब घोंसला, और फिदर मान लीजिए कोई अचीवमेंट या कोई ऐसे चीज़ जो हमें लाभ पहुंचाए, वो नेस्ट मतलब घोंसला हो, अपने घोंसले में जो लाभ का है जो उसे गेन करना, तो क्या हो जाएगा, प्रोवाइड फॉर हीज़ ओन नीड्स, मतलब अपना ही नीड्स को ही प्रोवाइड करना, मतलब अपनी नीड्स को बढ़ाना, मतलब अपना प्रॉफिट बढ़ाना, एक प्रकार से कह सकते हैं आप। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा आ गया, ये है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन पे हम जब सबसे पहले चलते हैं तो फर्स्ट नरेशन है आपका, डॉक्टर रतन said to the patient, डॉक्टर रतन said to the patient, और कामा डबल यूनाइटेड कामा, टेक लाइट फूड एंड डू नॉट गो आउट द सन। ओके, तो जब हमने सेंटेंस को पढ़ा तो ये सेंटेंस आपका क्या है, इम्परेटिव। इम्परेटिव में उन्होंने क्या किया, एडवाइस मांगा है, तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर रतन एडवाइज द पेशेंट, उसके बाद कामा डबल यूनाइटेड कामा क्या हटता है, इन्फिनेटिव में टू, इन्फिनेटिव बनता है, टू टेक, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, फ्लाई, टू टेक लाइट फूड एंड, उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट टू गो आउट, मतलब इम्परेटिव को नॉट टू में कन्वर्ट करते हैं, नॉट टू गो आउट इन द सन। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट वन हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं बी इज़ द करेक्ट वन। और नेक्स्ट पे चलते हैं, द टीचर सेड टू मी आई होप यू विल ब्रिंग क्रेडिट टू माई स्कूल। तो हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द टीचर क्या कर रहा है, होप, आशा कर रहा है इस सेंटेंस में, तो टीचर होप्ड करेगा, कंजक्शन लगाएंगे दैट, आई, और विल का वुड हो जाएगा, आई वुड, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट के बाद मतलब वुड हमने लगा दिया, फिर ब्रिंग क्रेडिट टू, माई क्या है, सेकंड फर्स्ट पर्सन का, ये कह सकते हैं आप ऑब्जेक्टिव केस है, सॉरी पोसेसिव एडजेक्टिव केस है, तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट का द टीचर है, द टीचर के अनुसार क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज स्कूल हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, वॉट एन एक्सीलेंट पीस ऑफ आर्ट सी सैड। तो इसका क्या हो जाएगा, सी, मतलब जब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है तो मतलब कोई आप स्लैम जॉय कर रहे हैं या एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो कह रहा है व्हाट एन एक्सीलेंट प्राइस ऑफ आर्ट, तो क्या कर रहा है, एक्सक्लेम्ड विथ अप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन इसमें कर रहा है, तो सी एक्सक्लेम्ड विथ अप्रिसिएशन दैट इट वाज एन एक्सीलेंट पीस ऑफ आर्ट, सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट पे चलते हैं, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में कल मैंने बताया था जब क्वेश्चन वर्ड होता है तो आस्क्ड लगाते हैं, तो ही आस्क्ड मी, और फिर जब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो मतलब कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते, वही क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, वेयर, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, यू है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी हो जाए, मी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, सब्जेक्टिव केस लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पे भरना है, तो आई हो जाएगा, उसके बाद वो आर का पास्ट में ले जाएंगे, प्रेजेंट वॉज हो जाएगा, और उसके बाद गोइंग, तो आपका सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, बी इज़ द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, आई सेड गुड बाय माई बीलवेड फ्रेंड्स। ओके, तो इसका हम क्या करेंगे, आई बेड, मतलब बेड का मतलब होता है कि आप मतलब उनको अलविदा कह रहे हैं, बेड माई बीलवेड फ्रेंड गुड बायस कह सकते हैं आप, ये ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, राजीव सेड टू मी ही प्लेज विथ राइट हैंड। ओके, तो सबसे पहले इसे हम चेंज करेंगे, राजीव टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में करेंगे, राजीव टोल्ड मी, उसके बाद कंजक्शन दैट, उसके बाद ही का ही, सब्जेक्ट ही है, नो थर्ड पर्सन नो चेंज, इसका थर्ड पर्सन है, इसको नो चेंज करेंगे, और ही का ही रहेगा, और प्लेस कुड प्ले हो जाएगा यहाँ पे, कुड प्ले विथ राइट हैंड। ओके, नाउ डी इज़ द करेक्ट वन। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा पी क्यू आर एस है। आज पी क्यू आर एस में थोड़ा फास्ट कराऊंगा क्योंकि मैंने बहुत दिन से आपको ट्रिक बताई है कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा। ओके, तो फर्स्ट आपका है, इन अ फर्स्ट रोबोटिक, जो रोबोटिक होता है
exoskeleton device has enabled a 39-year-old former athlete who had been completely paralyzed for 4 years. तो आपने जब सेंटेंस पढ़ा उसके बाद दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट अ पर्सन विथ chronic complete paralysis has regained enough voluntary control to actively works with a robotic device. अब जब आपने सेंटेंस पढ़ा तो यहाँ पे आप देखेंगे एक एथलीट यहाँ पे है और नेक्स्ट में यहाँ पर जब पढ़ेंगे द एथलीट्स, मतलब आपका सेंटेंस जब मैंने बताया था कि नाउन और द नाउन मिल जाए तो ये ग्रामर ये राइट मानती है और ये कंपलसरी हो जाएगा नाउन के बाद द नाउन का होना। तो पी क्यू से ही स्टार्ट होगा और क्यू ऑप्शन एक में ही है। ओके, अच्छा, और एक तरीका और आप कह सकते हैं कि जब आप पूरा सेंटेंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक डिवाइस है रोबोटिक डिवाइस, और जब आपने आगे पढ़ा तो यहाँ पे द डिवाइस डिवाइस अ प्लस नाउन और फिर द प्लस नाउन। तो क्या पहले सेंटेंस पढ़ेगा पी के बाद एस आना चाहिए। पी के बाद एस किस में है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें भी नहीं है। तो और जो ये क्यू से शुरू होता मैंने बताया था यहाँ पे जो था डिवाइस का एथलीट वाला किधर गया, द एथलीट इधर था और एक एथलीट इधर था। तो एथलीट और एथलीट और द एथलीट से आप कर सकते हैं। तो क्यू से स्टार्ट होगा और पी एस दोनों साथ में, तो ए इज़ द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा वंस अपॉन अ टाइम आई वेंट टू स्कॉटलैंड। ओके, तो आई फाउंड माई फ्लेश क्रीप as I walked down its sinister corridor. There in a castle in the dark, misty highlands, actually a modest hotel in एडिनबर्ग। एंड से शुरू हो रहा है तो मतलब आर से इससे पहले कोई एक सेंटेंस होगा तो आर से स्टार्ट नहीं होगा। एक्चुअली आर से स्टार्ट भी नहीं किया है तो आर से स्टार्ट नहीं होगा। वी हैड एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग हैड ही हैड बीन फाउंड विथ हिज थ्रोट स्लिट। We had had dinner with Jock MC author only the previous night. The chill finger of suspicion point at all of us. Okay, तो जब हमने सेंटेंस को पढ़ा तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है आई वेंट टू स्कॉटलैंड और उसके बाद कहा है कि यहाँ पे कहा है देयर कब आता है जब कोई हम बताएंगे वहाँ किसी स्कॉटलैंड में, ये आपका एडनबर्ग। तो यहाँ से भी आप जीके पार्ट से भी कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे बता रहा है किसके बारे में बता रहा है वो सेंटेंस आपको ढूंढना पड़ेगा। बता रहा है देयर इन अ कैस्टल इन द डार्क मिस्टी हाईलैंड एक्चुअली अ मॉडेस्ट होटल इन एडनबर्ग। तो एडनबर्ग से आप भी कर सकते हैं स्कॉटलैंड। तो क्यू से स्टार्ट होगा, क्यू से दो ऑप्शन में है, ये तो कट गए। अच्छा, क्यू के बाद पी होगा या आर होगा। अब जब हमने पढ़ा तो पी पे हम पहले चलते हैं। पी में कह रहा है आई फाउंड माई फ्लेश क्रीप एज आई वॉक डाउन इट्स सिनिस्टर कॉरिडोर। और आर में जब हम पढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब इससे पहले कुछ नाइट की बात करेगा तभी नेक्स्ट मॉर्निंग पे चलेंगे। तो किस में कह रहा है जब यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे डिनर वी हैड डिनर विद जॉक MC ऑथर ओनली द प्रीवियस नाइट के बारे में बात किया, फिर तब हम करेंगे। नाइट के बाद ही मॉर्निंग आती है, मतलब आपका एस के बाद आर होना चाहिए, न कि आपका मतलब आर के बाद एस, सॉरी एस के बाद आर होना चाहिए, न कि आर के बाद एस। तो सी इज़ द रॉन्ग हो जाएगा और ए इज़ द करेक्ट वन, ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है चिल्ड्रेन लाइक टू सेलिब्रेट दियर बर्थडे इन एडिशन टू या विथ, जो मैंने कल बताया था अपार्ट फ्रॉम, इन एडिशन टू। तो ये सब कौन से सेंटेंस होते हैं, ये किसी सेंटेंस को जो एक सेंटेंस ख़त्म हो जाता है उसको जोड़ना जब होता है तो हम अपार्ट फ्रॉम या इन एडिशन टू लगाते हैं। इसका मतलब होता है इसके अलावा, मतलब कोई सेंटेंस के अलावा भी ये सेंटेंस है। ओके, तो पी से शुरू नहीं होगा, एक्चुअली पी से शुरू भी नहीं किया है। तो जब हमने सेंटेंस को पढ़ा तो यहाँ पे कह रहा है दे आल्सो, सॉरी इन एडिशन टू बर्थडे प्रेजेंट दे आल्सो रिसीव ग्रीटिंग्स। अच्छा, और नेक्स्ट पे हम जब चलते हैं इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू एन्जॉय देमसेल्व्स विद दियर फ्रेंड्स द बर्थडे प्रेजेंट्स आल्सो और दे आल्सो। तो यहाँ से आप भी कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा आपका, मतलब आर के बाद और आर और पी मतलब पास पास में होंगे। ओके, और आर और पी पास पास में किस में है, तो एक ऑप्शन ये है, सॉरी एक ऑप्शन ये भी है, एक ऑप्शन ये भी है, ये गलत हो गया, मतलब डी गलत हो गया। अब स्टार्ट किससे करना है ये आप अगर फाइंड कर लें तो जल्दी फाइंड कर सकते हैं। तो जब हमने पढ़ा चिल्ड्रन लाइक टू सेलिब्रेट दियर बर्थडे इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू एन्जॉय देमसेल्फ विद दियर फ्रेंड्स।
जो बर्थडे होता है, जो बर्थडे हम एंजॉय करते हैं, वो क्या करता है, अपने मित्रों को मिलने, मतलब जब हम मिलते हैं सब एंजॉय करते हैं, यही अपॉर्चुनिटी देता है वो। तो क्यू से स्टार्ट होगा। क्यू से 2 ऑप्शन में कह रहा था और एक ऑप्शन मैंने पहले ही रॉन्ग कर दिया, तो बी इज़ द करेक्ट वन हो जाएगी, ये सब रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिसर्चर सेज दैट जॉगिंग अलोन इज़ अनहेल्दी। मतलब यहाँ पे एक अच्छी बात भी आप कह सकते हैं कि अकेले चलना जो होता है वो गलत होता है। इट इज़ फाउंड दैट कम्युनल जॉगर जो कम्युनल जॉगर होते हैं हैव डबल द नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स एज सोलो रनर्स। दीज पॉजिटिव इफेक्ट्स are suppressed when running occurs in isolation. Experiments indicated that running alone stifles brain cells regeneration. Experienced in a group, running stimulates brain cell growth. However, joggers around the world should remember that jogging is healthier than the rat race. Okay. तो सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो जब हमने सेंटेंस को पढ़ा तो यहाँ पे जब कह रहा है जॉगिंग अलोन अनहेल्दी है, तो इसी के बारे में नेक्स्ट सेंटेंस भी कहना चाहिए। तो हम एस पे जब जाते हैं तो कह रहा है एक्सपीरियंस इन ए ग्रुप रनिंग स्टिमुलेट्स ब्रेन सेल्स ग्रोथ। मतलब जब हम साथ में चलेंगे तब हमारा ब्रेन स्टिमुलेट करेगा। ओके, एस में कह रहा है। और आर में क्या कह रहा है, एक्सपेरिमेंट इंडिकेट दैट रनिंग अलोन स्टिफल्स ब्रेन सेल रीजनरेशन। भाई अनहेल्दी है तो उसके बारे में कोई रीज़न बताएंगे। पी क्यू आर एस में यही होता है, अगर किसी ने कोई आपने रीज़न बताया तो उसके बारे में क्या क्या सारी बातें होती हैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो आर में एक्सप्लेन कर रहा है तो एस और पी कट गए। आर में जब स्टार्ट होता है तो आर से 2 सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं। अब आर के बाद पी होगा, आर के बाद क्यों होगा, ये सेंटेंस पढ़ने के बाद डिसाइड होगा। तो जब हम पी पे चलते हैं तो कह रहा है इट इज़ फाउंड दैट, यह पाया गया, कैमिनल जॉगर्स हैव डबल द नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स एज सोलो रनर्स। मतलब जब आप साथ दौड़ेंगे तो आपका ज़्यादा वर्क दिमाग को करता है इन कंपैरिजन टू सोलर रनर्स। और आपका पी के हो गया। अब क्यू पे हम चलते हैं। आर के बाद पी और आर के बाद क्यू हमें डिस्कस करना था। जब हम क्यू पे कह रहे चाहते हैं तो दीज पॉजिटिविटी, मतलब कोई बात अच्छी कहेगा तभी हम कहेंगे ये जो पॉजिटिव बात है ये इफ़ेक्ट करता है। तो क्यू से स्टार्ट नहीं होगा। पी के बाद एस होगा। पी के बाद एक्स से आप चेक कर सकते हैं, एक्सपीरियंस इन अ ग्रुप रनिंग स्टिमुलेट्स ब्रेन सेल्स ग्रोथ। यही पॉजिटिविटी थी, तभी उसने आगे सेंटेंस में कहा कि यही जो पॉजिटिविटी इफेक्ट आर सप्रेस्ड व्हेन रनिंग ऑकर्स इन द आइसोलेशन। तो डी इज़ द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। द हार्ट इज़ द pump of life. They have even succeed in heart transplant. Nowadays, surgeons are able to stop a patient's heart, okay, and carry out complicated operation. A few years ago, it was impossible to operate on a patient whose heart was not working properly. If that heart stopped, we die in about 5 minutes. All this was made possible by the invention of the heart lung machine. Okay. नाउ नेक्स्ट हम जब सेंटेंस पढ़ा उसके बाद हमने देखा कि सेंटेंस में कह रहा है नाउ अ डेज दे हैव इवन सक्सीड इन हार्ट ट्रांसप्लांट। पी में ये बात कही। पी में जब ये बात कही उसके बाद क्यू में कहा नाउ अ डेज सर्जन्स आर एबल टू स्टॉप अ पेशेंट हार्ट। तो जब हम सेंटेंस पे पढ़ते हैं उसके बाद आर पे जब जाते हैं, अ फ्यू ईयर्स एगो, जब हमने बताया कि द हार्ट इज़ द पंप ऑफ लाइफ, इसके बारे में कुछ बताएंगे। तो आर से सेंटेंस शुरुआत हो रहा है, अ फ्यू ईयर्स एगो इट वाज इम्पॉसिबल टू ऑपरेट ऑन अ पेशेंट हुज हार्ट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। यह मतलब इम्पॉसिबल था। तो आर से सेंटेंस स्टार्ट होगा और एस उसके बाद होगा। इफ़ द हार्ट स्टॉप वी डाई इन अबाउट 5 मिनट। उसके बाद हम क्यू करेंगे, उसके बाद पी होगा। तो डी इज़ द करेक्ट वन। ओके, एंड फाइनली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप। पीडीएफ को आपको लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। ये मेरा दोनों चैनल का भी यही नाम है और जो हमारा ग्रुप है दोनों का, टेलीग्राम ग्रुप का भी यही नेम है, व्हाट्सअप ग्रुप का नेम यही है, स्टडी फॉर डिफेंस एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू, जय हिंद।